ओके, चलिए करें स्टार्ट एवरीबॉडी। सो आज अच्छा सेशन रहेगा। और मुझे सबसे पहले क्या चाहिए आपसे, सब लोग क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 60, 62 पर आए क्या? क्वेश्चन नंबर 62 में आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास रिटर्न ऑन ए मतलब स्टॉक है, और आपके पास रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो के डेटा है। क्वेश्चन कहता है आपको कैरेक्टरिस्टिक लाइन और सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क है। सो अब मैं आपको कुछ नए फॉर्मूलाज यहाँ पर बताने वाला हूँ। बट उस नए फॉर्मूलाज पे जाने से पहले मेरे को बताइए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये एक्स पोस्ट है कि एक्स एंटी? यस, ये एक्स पोस्ट है, बराबर है। अब इधर देखिए, तो अगर ये एक्स पोस्ट है, मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बीटा। अब हम बीटा कैसे निकालेंगे? जब लोग देखिए कितने ईयर का डेटा है। सो 1 2 3 4 5 6, बरोबर। x की डिटेल्स है आपके पास, y की डिटेल्स है। तो x का आप एवरेज लेंगे तो आपको x बार आएगा, और y का आप लेंगे तो आपको y बार आएगा। अभी हमने बहुत बार ये कर लिया, राइट है। एक मिनट, उसके बाद x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, बराबर है। तो मुझे x माइनस एक्स बार का समेशन चाहिए, और y माइनस वाई बार का चाहिए। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, दैट इज योर कोवेरिएंस आ जाएगा, बरोबर है। 2 मिनट देख लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये जब आप समेशन दे दोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा? कोवेरिएंस, कोवेरिएंस x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार अपॉन n। और इससे आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक, जब आप रूट कर लोगे। और इससे आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। ठीक है, ये तीन चीजें जैसी मिल जाएगी, आप क्या निकाल लोगे? आर। और आर क्या है? कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आर आ जाएगा, बराबर है। और उसके बाद बीटा, बीटा क्या है? आर इंटू, परफेक्ट। चलिए मुझे ये सारी डिटेल्स निकाल के दीजिए, और फिर मैं आपको कुछ नया सिखाऊं आज, क्विक।
बोलिए क्या आंसर्स आ रहे हैं, पहले मुझे एक्स बार बताइए। 6.33, वाई बार 5.75। टेल मी द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक। 9.1। and give me the standard deviation of market। 6.34। give me the summation of x minus x bar, y minus y bar. I don't want covariance, just the summation. Okay, so 289.5 divide by 6, very good। So 48.25 upon 9.1 into 6.34, 0.84, and therefore 0.84 into standard deviation upon standard deviation, 1.21। बताइए कितना सही और कितना परफेक्ट आया। बराबर है, आशा करता हूं सबके यही नंबर्स हैं। अब थोड़ा समझिए मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक, दिस इज समथिंग दैट विल सी। तो अब आपको पहली बार वो बोल रहे हैं कि रिस्क को दो हिस्सों में बांटो। आपने आज तक सिर्फ एक ही चीज निकाली, क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन, विच इज व्हाट? रिस्क, विच इज व्हाट? टोटल रिस्क। बट अगर मुझे टोटल रिस्क को बांटना है कि उसमें कितना सिस्टमैटिक और कितना अनसिस्टमैटिक, तो फिर मैं वो कैसे करूं? तो उसके लिए अब हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और ये एक बार मैंने म्यूचुअल फंड चैप्टर में आपको बता दिया था। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज फॉर्मूला आर स्क्वायर, यस और नो? तो इसका मतलब 0.84 का स्क्वायर, टेल मी पॉइंट, you know what does this number indicates? This indicates that 70.56% of total risk is systematic risk. And how much, buddy? Is it 29.44% of total risk is unsystematic risk? समझ में आया? सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको टोटल रिस्क में से कितना परसेंट सिस्टमैटिक है और कितना परसेंट अनसिस्टमैटिक है, ये परसेंटेज में बताता है। क्लियर है? लेकिन अगर किसी ने आपको परसेंटेज की जगह पर प्रॉपर नंबर्स में पूछा, तो अब आपको याद है वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब टोटल रिस्क, बट वो तो परसेंटेज में होता है, उसे नंबर्स में ले लेना है। तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 9.1, 9.1 का स्क्वायर 82 पॉइंट, दिस इज अ प्रॉपर नंबर। अब आप इसको सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक में तोड़ सकते हो। तो सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, तो अभी अपन ने बात करी ना, सिस्टमैटिक रिस्क इज हाउ मच? 70.56%, टेल मी। एंड 82.81 का 29.44%, 24.37। एवरीबडी। तो याद रखना, अगर आपको सिर्फ परसेंटेज में चाहिए, गेट योर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इट विल डायरेक्टली टेल यू इन परसेंटेज टर्म्स। बट अगर किसी ने आपको बोला न्यूमेरिकल्स में आंसर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन का पहले स्क्वायर कर लेंगे, वो एक वेरिएंस आ जाएगा, और फिर उससे मल्टीप्लाई करके आप अपना उसको तोड़ सकते हो। तो चलिए कर लेंगे। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन,
आर स्क्वायर दैट इज 0.84 का स्क्वायर, so 70.56%. So you could just conclude that 70.56% of the total risk is systematic risk and 29.44% of the total risk is unsystematic risk. बराबर, और उसको न्यूमेरिकल्स में भी बांट लीजिए। जो आपका टोटल रिस्क है, परफेक्ट मैम, अच्छी तरह से समझ में आया आज एक चीज। अब उसके अंदर आपको एक और एक चीज पूछी गई है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर स्टॉक ए। अब ये क्या होता है? अब हमने अब तक क्या देखा, आर विच वॉज वॉट, कोइफिशिएंट कोरिलेशन। अब हम देखेंगे रिग्रेशन कोइफिशिएंट। अब ये क्या होता है देखिए, कितने लोगों को रिग्रेशन कोइफिशिएंट पता है, रिग्रेशन लाइन पता है? कुछ हल्का हल्का, जहां पर एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते थे, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। ये लाइन होती थी, ये नहीं अगर मालूम है या भूल चुके हो तो कोई बात नहीं। तो ये लाइन है x माइनस वाई बार, जहां पर आपका जो y होता था वो होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर y कौन है, ओवरऑल मार्केट। आप उसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको x का वैल्यू मिलेगा, विच इज व्हाट, स्टॉक। अरे ये सॉर नो, तो यहाँ पर जो बी एक्स वाई है वो ही होता है बीटा। तो x माइनस एक्स बार बीटा y माइनस वाई बार। अब इसको क्या करने का, ये जो लाइन है इसको सॉल्व करने का, क्या ये सही है? बराबर किया मैंने, एवरीबडी श्योर? अब x इज इक्वल्स टू, क्या ये सही है? बराबर। अब ये जो टर्म होती है ये हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? हमारे पास ये सब वैल्यूज है, x इज इक्वल्स टू बीटा वाई। बताइए, x बार आपके पास है 6 माइनस बीटा आपके पास है 1.21 इनटू आपके पास है 5.75। therefore x is equals to, बताइए। बी भाई जाने दीजिए, मुझे वो जो टर्म है उसके अंदर का पूरा अमाउंट बताइए। नेगेटिव -0.6275, -0.6275 प्लस बीटा है हमारे पास 1.21 y। ये बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन। अब ये लाइन का अर्थ कैसा हो गया, थोड़ा ये लाइन पे ही फोकस कीजिए। अब ये लाइन आपको ये कह रही है कि आपको कभी भी जानना हो कि मेरा स्टॉक कितना रिटर्न देगा, तो आप सिर्फ y जो कि मार्केट है उसका वैल्यू डालिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो वो अगर मार्केट ने जीरो भी रिटर्न दिया ना, y के जगह पे जीरो डाल दीजिए, वो टर्म जीरो हो जाएगी।
फिर तो तुम्हारा स्टॉक तुम्हें नेगेटिव 0.6275 का रिटर्न तो देगा। तो अब ये लाइन आपकी तरह से एक तरह का एक फॉर्मूला बन गया कि ये बहुत बार रिग्रेशन कहां पर यूज होता है। जैसे बहुत बार मैंने मेरे बैचमेट से सुना है कि आइनॉक्स में स्पेसिफिकली एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता था कि पिक्चर का डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 का कलेक्शन और उस दिन पर कैंटीन में समोसा कितने बिकना। सच में ऐसे दो वेरिएबल्स लिए जाते थे और उनके बीच का रिलेशन ढूंढा जाता था, जहां पर एक इंडिपेंडेंट होने का और एक डिपेंडेंट होने का। तो यहाँ पर हमारे केस में अब आप देख सकते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक लाइन रिग्रेशन लाइन बन चुकी है। और अब आपको सिर्फ क्या करना है, यही करना है कि मार्केट कितना रिटर्न देगा। समझो मार्केट ने 2 दिया, तो आप क्या करोगे, 1.21 इंटू 2 माइनस 0.625, इतना आपको आपका स्टॉक रिटर्न देगा। क्लियर है? ये रिग्रेशन लाइन है, इसको ही कैरेक्टरिस्टिक लाइन बोलते हैं। और बहुत इसको कहते हैं अल्फा इंटरसेप्ट आया तो भगवान के लिए वो जेंसन अल्फा नहीं होता। जेंसन अल्फा अपना अलग, एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न, दैट इज डिफरेंट। किसी ने बोला अल्फा इंटरसेप्ट, किसी ने बोला कैरेक्टरिस्टिक लाइन, किसी ने बोला रिग्रेशन लाइन, किसी ने बोला एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल डिपेंडेंट। तो आपको ये वाला पार्ट बना लेना है, ठीक है। तो चलिए, पुट दी हेडिंग रिग्रेशन लाइन स्लैश कैरेक्टरिस्टिक लाइन, रिग्रेशन लाइन स्लैश कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्लैश अल्फा इंटरसेप्ट स्लैश अल्फा इंटरसेप्ट, राइट। और अब ये बना लीजिए, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। नेक्स्ट लाइन में लिख देना वेर बीटा इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट and y is an independent variable and x is dependent variable. Y is independent variable, ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख सकते हो दैट इज मार्केट, एंड x is independent variable. Sorry, x is dependent, y is independent. Now just put the formulas and get your regression line. डन है मैम? पक्का? क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन 61। अब आप समझ ही गए होंगे, आपके पास x का डिटेल्स है, y का डिटेल है। पहला बिट बोलता है बीटा निकाल, दूसरा बिट बोलता है अल्फा इंटरसेप्ट और रिग्रेशन लाइन बना, तीसरा कहता है तेरे को अगर आरएफ दिया तो क्या तुम जेंसन अल्फा निकाल पाओगे, और चौथा बिट कहता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल। मतलब अभी तक मैंने जो सब सारी चीजें सिखाई फिर से वैसे ही बनानी है। आइए हम साथ में करें, मतलब आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ कॉलम्स बना के दूंगा। क्वेश्चन नंबर 61 शुरू कीजिए सर। कितने ईयर का डेटा है? 5 years। 1 2 3 4 5, एक्स वाई। सो हमें इससे एक्स बार मिलेगा और हमें इससे वाई बार मिलेगा। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार।
आया? चलिए, एक्स बार बताइए कितना आ रहा है, वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का समेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, फिर y माइनस वाई बार स्क्वायर का समेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या करूं बोलो? कोवेरिएंस की टोटल, और अब डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हाँ, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, आर क्या आ रहा है? शाणे लोग, नहीं तो मुझे इसमें 0.99 क्यों रखना है? आई टेल यू, आई टेल यू। अरे मैं बताता हूँ मुझे क्यों रखना है। और बीटा बताइए क्या आ रहा है? 0.85। 1.01 आ रहा है, मतलब आपका फिर गलत है, मतलब कहीं राउंडिंग ऑफ में गलत है, क्योंकि वन के आगे नहीं जा सकता ना आर, वन या वन से नीचे। हाँ, डेसिमल का इश्यूज है कुछ। हाँ मतलब, तो मैं भी बताता हूँ, मेरा भी मुझे मत रखने दीजिए कि मैं 0.99 क्यों कर रहा हूँ। आई टेल यू व्हाई। तो बीटा 0.85 आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ तक हो चुका, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे है ना, जरा देखो, फोर्थ बिट में उन्होंने मुझे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जब मैं आर का स्क्वायर करूंगा, इफ यू गिव मी वन, तो होगा कुछ नहीं, मैं वन का वन में क्या बोलूंगा, 100% इज सिस्टमैटिक रिस्क, देयर इज नो अनसिस्टमैटिक। फिर थोड़ा सा सोचने का भी, डोका लगाने का, जब ऐसा वो बिट पूछे ना, तो वन को नहीं ले लेने का, फिर 0.99 रखा ना, अब 0.99 का स्क्वायर करो तो प्रॉपर कुछ 98% आएगा। तो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि 98% इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड 2% इज अनसिस्टमैटिक। तो ये जो आगे लिखा है ना, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, तो उसमें अपन बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स अस इन डिवाइडिंग और अदर बाइफरकेटिंग द टोटल रिस्क इनटू सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था। ओके, तो अभी आप मेरे साथ हैं ना, तो 0.99 नहीं रखेंगे, तो मेरा ए बिट तो निपट गया, ठीक है। अब मेरे को डायरेक्ट पहले डी बिट कर लेंगे, तो चलिए डी बिट, अब डायरेक्ट डी बिट, और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और अंडरलाइन कर कर सबसे पहले आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब 0.99 का स्क्वायर, 0.99 का स्क्वायर मतलब 0.9801, 0.9801 आ रहा है क्या? सब लोग देख लीजिए अपने बुक्स में, आया? चलिए उसमें लिख देंगे, दिस इंडिकेट्स दैट, दिस इंडिकेट्स दैट 98.01% of the total risk, 98.01% of the total risk is represented by systematic risk, and 1.99% of the total risk is represented by unsystematic risk। सही है ना? ऐसा बैक टू बैक क्वेश्चन किया तो कैसा प्रैक्टिस भी हो जाता, बरोबर। अब इधर देखिए बी बिट में अब इस बार क्या बोला है बड़ी, अल्फा इंटरसेप्ट रिग्रेशन लाइन, सो हमारा वही रहेगा। एक बार फिर से देख लेंगे क्या हम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, और बी एक्स वाई क्या है, बीटा। अब हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक एक करते हैं ना तो फिर लोग डर जाते हैं। तो x इज इक्वल्स टू बीटा y इज इक्वल्स टू एक्स बार, अरे अरे, माइनस बीटा y बार। अब x इज इक्वल्स टू बीटा कितना है आपका, 0.85y प्लस, टेल मी x बार 9.6 माइनस बीटा तो आपने बोला 0.85, तो कैन यू टेल मी अल्फा इंटरसेप्ट पॉजिटिव
0.08 पॉजिटिव, दैट्स इट, प्लस 0.855, ये बन गया आपका रिग्रेशन लाइन या कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो चलिए बी बिट पूरा लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, पूरा पूरा। yes. चलिए हेडिंग डाल दीजिए रिग्रेशन लाइन। अच्छा कर भी दिया आपने, दैट इज सो नाइस यार। बना लीजिए। परफेक्ट, बढ़ूं आगे। चलिए अब सी बिट में उन्होंने हमें पूछा है कि उन्हें जेंसन अल्फा चाहिए। अब क्या हम जेंसन अल्फा नहीं निकाल सकते? तो कैलकुलेशन ऑफ जेंसन अल्फा, so Jensen alpha is x bar minus, yes, so can you tell me ma'am, rf plus beta rm minus rf, what is rf, what is beta, what is rm? x bar क्या है? therefore Jensen alpha बताओ माइनस पॉइंट, बना लीजिए। done with that also, it's nice, calculation of Jensen alpha। डन, परफेक्ट। तो मुझे बताइए आज आपको क्या सीखने मिला इस सेशन में? एक आपको समझ में आया कि आर स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कर लो तो आपको रिस्क को सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक में तोड़ते आता है। और किसी ने पूछा अल्फा इंटरसेप्ट रिग्रेशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक लाइन, तो आपको वो इक्वेशन बना के दे देना है जहां पर y की वैल्यू इंडिपेंडेंट होगी और x की वैल्यू डिपेंडेंट होगी। बस उस इक्वेशन में आपको y की वैल्यू डालनी है तो आपको कभी भी x की वैल्यू मिल सकती है। हमने 61 क्वेश्चन किया, 62 किया, अब हम आएंगे 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63। अब ये कह रहे हैं कि तीन असेट्स है और तीनों ही असेट्स क्या आपको रिग्रेशन लाइन दे के रखा है बड्डी। तो जैसे असेट ए का रिग्रेशन लाइन कैसा दिख रहा है, मैं इसको रीड करूं, x इज इक्वल्स टू अल्फा इंटरसेप्ट प्लस बीटा y, बराबर रीड कर रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला क्या है, बताइए ये क्या है? वेरी गुड, अल्फा इंटरसेप्ट, यही अल्फा इंटरसेप्ट है ना, भूल गए? अपना क्या है, x इज इक्वल्स टू वैल्यू प्लस बीटा वाई। ये अभी नहीं निकाला क्या यहाँ पर? ये क्या है, यस और नो? सो ये जो मैंने अभी सर्कल किया इसमें ये क्या है, अल्फा इंटरसेप्ट, सो नाइस। और ये वाला पार्ट क्या है? वेरी गुड, ये वाला पार्ट क्या है, बीटा।
और बाजू में अपने को क्या दे के रखा है, आर, सबके कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे के रखे हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा असेट सबसे ज्यादा रिस्की है, और ब्रैकेट में बोल दिया सिस्टमैटिक रिस्क। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैन आई से आर का स्क्वायर तीनों का करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, यस और नो। चलिए लिखेंगे ए बिट, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और बारी बारी से असेट ए का, असेट बी का और असेट सी का निकाल लीजिए। परफेक्ट, आपने वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन सबका ही निकाल लिया, राइट। उससे आपको आपका सिस्टमैटिक कितना और अनसिस्टमैटिक मिल जाएगा। और जो ए बिट में हमें पूछा था सबसे रिस्की असेट कौन है, वो तो हम बीटा देखकर ही बोल सकते हैं, द हायर द बीटा द हायर द रिस्कियर द असेट, तो विच असेट इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट, बीटा असेट सी। तो चलिए पहले कंक्लूजन ए लिखेंगे, as the beta of stock C is the highest, as the beta of stock C is the highest, as the beta of stock C is the highest, comma, asset C is the riskiest amongst all. बीटा को ही सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। बी बिट, अब वो पूछ रहे हैं कितना सिस्टमैटिक और कितना अनसिस्टमैटिक, जिसके लिए आपने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकाल चुके हो। जैसे पहले का कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से क्या आ रहा है, 60.84। तो चलिए स्टॉक ए 60.84% represents systematic risk, 60.84% represents systematic risk, and the remaining 30.16, 39.16, 39.16% represents unsystematic risk. Yes or no? Come on, वैसे ही स्टॉक बी स्टॉक सी, सेम कंक्लूजन। स्टॉक बी का क्या परसेंटेज है, 68.8. Okay, so 68% is systematic and the remaining is unsystematic.
परफेक्ट। असेट सी का कितना परसेंट आ रहा था? 42.25% is systematic and the remaining is unsystematic. Yes. परफेक्ट। बढ़ जाऊं आगे? प्लीज बोलो ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, इसको 10 स्टार मार्क दीजिए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्या बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो मेरे पास ऑप्शन है, मैं आपका जानबूझ से इस पे पोपट करवा सकता हूँ। मतलब आपसे मैं करवाऊंगा, आप भी करते जाओगे, आप भी मेरे हाँ में हाँ मिलाओगे, और आपका बुक आप करोगे, फिर मैं आपको बोलूंगा ये देखो ऐसा है, तो आपको पूरा कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसा करूँ कि पहले ही बता दूं क्या है? मतलब मैं आपको बोल के बोल रहा हूँ कि आई फूल यू। खेलने ऐसा है, बट ये वर्थ इट है, करने का है। चलिए, तो अ स्टडी बाय अ म्यूचुअल फंड हैज रिवील्ड, अब देखो इतना मतलब पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं घुमाऊंगा। A study by a mutual fund has revealed the following data in respect of three securities. So security A, B, C. They have also given you the standard deviation and the correlation with the index. Now, the standard deviation of a portfolio is, market portfolio is 15%. So the ABIT states what is the sensitivity of return of each stock with respect to market. That is the first question that they are asking. तो मुझे बताइए पहले प्रश्न में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? वेरी गुड, वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब बीटा निकाल के देते क्या। तो मेरे को बताओ क्या हर एक स्टॉक का बीटा निकालना संभव है या नहीं? है, संभव है। कैसे संभव है? बीटा का फॉर्मूला क्या है? ये देखिए, बीटा का फॉर्मूला है आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, बराबर है। तो स्टॉक ए का अगर हम देखें बीटा, व्हाट इज आर? 0.6। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक क्या है? 20। और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट 15, बताओ। 0.8, बरोबर है। ऐसा ही स्टॉक बी का भी आएगा और स्टॉक सी का भी आएगा। अरे बाबा, ये लिख रहे ही नहीं। अरे बहुत टाइम है अभी उसको, अभी फिफ्थ बिट में देखना है वो सब। पहले इधर तो ये तो नॉर्मल बीटा निकालना है बाबा। अरे क्या तुम, उसमें भी तुम्हें लग रहा है यही, इसमें इसमें ये कुछ। क्वेश्चन 64, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ ईच स्टॉक, बरोबर। और बीटा का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। सो स्टॉक ए, स्टॉक बी और स्टॉक सी। अब स्टॉक ए चलो निकाल लेंगे। आपने आर क्या बोला था? सो दिस कम्स टू मैम, ओके। और इसका मैम क्या है? नहीं नहीं नहीं, नहीं आर 0.9, ओके, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन 15, 1.14। नहीं नहीं मैम, आर आर, हाँ। चलिए कर लीजिए पहले कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ ईच स्टॉक। हर एक स्टॉक का पहले बीटा निकाल लो। निकाल लिया सबने बीटा। उसके बाद, उसके बाद उन्होंने बी बिट में पूछा है कोवेरिएंस निकालो। अब बड़ी कोवेरिएंस कैसे निकालेंगे? बराबर है, बट कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सो आर इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस, जैसे अगर आर ऑफ ए बी है तो कोवेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। therefore covariance is equals to r into standard deviation of a into standard deviation of b। yes or no? चलिए निकाल लीजिए कोवेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस,
कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस, और पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, R इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ A into standard deviation of B. That is, covariance is equals to R into standard deviation of A into standard deviation of B. तो पहला अपना A का कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ A इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ B. टेल मी क्या आंसर आ रहा है? 180. फिर B का 216 आ रहा है, वो तो बोल रहे 216 आ रहा है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है मैम आपने लिया? 0.6. वो बोले कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.6 है, बराबर है क्या वो? फिर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए कितना, इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, हाँ कितना होता है मैम? 180 बोल रहे हो तो अभी एग्री किया उन्होंने 180. चलिए वैसे ही बी का निकालिए. ओके, बड़ी बड़ी दप्पा, बड़ी आउट. नहीं नहीं अभी आउट हो गए. सो ये कर ही नहीं सकते. थैंक यू, वी कैन नॉट डू दिस. ओके, मैं क्या बोला था, इतना अच्छा लग रहा है मुझे. अब पहली बात आपने ये समझना चाहिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार आया है. क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस एंड आई शुड स्पेसिफिकली डू दिस. और मुझे मालूम नहीं है मैं अब कितने लोगों को समझेगा भी मैं क्या कर रहा हूं. ध्यान से देखना, आप ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो आप. अच्छा एक मिनट, मैं बोलता हूँ ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग कि कोवेरिएंस ऑफ ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी. हम ये फॉर्मूला जरूर लगा सकते हैं, कौन बोला नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं. बट डू यू रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट दैट इफ यू रियली वांट टू यूज दिस फॉर्मूला, the R should also be between A and B. The correlation coefficient should also be between A and B. जो क्वेश्चन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है सर, वो दो स्टॉक्स के बीच में है कि स्टॉक और मार्केट, स्टॉक और मार्केट, स्टॉक और मार्केट के बीच में. यस और नो? जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ए का दिया है, कितना दिया है? 0.6. इट इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द स्टॉक एंड द मार्केट. आप इसमें कैसे डाल सकते हो, इसमें आप आर की वैल्यू डाल रहे हो, मतलब आप क्या बोल रहे हो मालूम पड़ गया ना. आप ये बोल रहे हो कि 0.6 इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन स्टॉक ए एंड स्टॉक बी. अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. क्लियर है एवरीबडी? तो हम ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर सकते, मैं ये पूरा एक लाइन लिखाऊंगा. तो अब ऐसे वक्त पे करने का क्या करायचं कसं, त्याचे एक फॉर्म्युलाज आहेच, ते फॉर्म्युलाज मी देणारच आहेच. तो इधर कोवेरिएंस करना है बिटवीन ए एंड बी, तो उसका फॉर्मूला है बीटा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर. अगर आपको बी और सी का कोरिलेशन चाहिए तो उसका फॉर्मूला है बीटा ऑफ बी इंटू बीटा ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर. अगर आपको ए और सी के बीच में चाहिए तो बीटा ऑफ सी इंटू बीटा ऑफ ए into standard deviation of market का square. This is how the new formula that have come that will go into your 100 pager book कि अगर आपको दो स्टॉक्स के बीच में कोवेरिएंस चाहिए तो फिर आपको
बरोबर है। अभी मेरे को पहले वो लाइन लिखाना है। हम क्या करेंगे, सुनो ना। पहले आपने ऐसी हेडिंग डालना, क्या कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस अमंग स्टॉक्स, ऐसा हेडिंग डाला। फिर हमें मुझे क्या चाहिए, सुनो ना। पहले आप ये वाला ही फॉर्मूला पुट कीजिए, ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, पहले वो फॉर्मूला लिखिए। सच में आपको बहुत सीखने मिलेगा। आर ए बी इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। ऐसा आप फॉर्मूला लिखिए। लिखा आपने? फिर वो जो आर ऑफ ए बी है ना, उसके जगह पे 0.6 डाल दीजिए वैल्यू। कोवेरिएंस का कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए और बी लिखकर अलग पेन से ऐसा उसको क्रॉस कर दीजिए। ऐसे अलग पेन से उसको एक्स कर दीजिए। आपको तो करने की जरूरत नहीं, आपका पहले ही क्रॉस हुआ है। बट फिर भी एक बता रहा हूँ कि पहले आप उसको ऐसे काटने की एक्टिंग कीजिए, वहां पर बताइए कि ये गलत हुआ है। और अब ये क्यों गलत हुआ है हम लोग लिखते हैं, चलिए लिखेंगे। इफ वी वांट कोवेरिएंस बिटवीन टू स्टॉक्स, if we want to calculate covariance between two stocks, if we want covariance, if we want to calculate covariance between two stocks, yes or no, comma, we require correlation coefficient, we require correlation coefficient between two stocks also, we require correlation coefficient between two stocks also, full stop. But the correlation coefficient are given in the question, but the correlation coefficient are given in the question is between stock, is between specific stock and market, is between specific stock and market, is between specific stock and market, and therefore it cannot be used, and therefore it cannot be used. Right? Next line. Therefore, formula for covariance between stocks is as follows. Formula for covariance between stocks is as follows. तो आपको ए बी बी सी और ए सी का आएगा। बरोबर है मैम, सर्स, एवरीबॉडी। तो फिर अभी आपको कोवेरिएंस निकालना है। तो जैसे बीटा ऑफ ए कितना है, 0.8, और बीटा ऑफ बी 1.14, एंड मैम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट इज 15 ना, so 15 का स्क्वायर, टेल मी। 205.2 is the correct answer. What is the beta of C? C का ना, so what will be the covariance between B and C? Yes ma'am. बना लीजिए सब लोग कोवेरिएंस दो स्टॉक्स के बीच में। और एक फॉर्मूला आपकी बुक में आ जाता हुआ, काफी फॉर्मूलाज हो गए होंगे अब तक। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी आ गया क्या? दैट इज सो नाइस। 100 पेजर बुक्स तो आप लोग हमेशा कैरी करते हो, टेबल पे ही रहती है आपकी। डन।
सबका कोवेरिएंस अच्छी तरह से हो गया। अब थर्ड बिट वो पूछ रहे हैं, बडी तू तो समझ ही गया होगा कि रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो हैविंग ऑल थ्री स्टॉक्स इक्वली। आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन क्यों इतनी बार पूछा होगा। हाँ, मतलब उनको ऐसा देखना है कि आज मैं इसकी जान ले लूंगा। सो पोर्टफोलियो रिस्क अपना फॉर्मूला जब 3 स्टॉक होता है तो बड़ी क्या होता है? वेरी गुड, जो जोश से आप लोग बोल रहे हो, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। ये सुनो, अब थोड़ा देखिए इधर क्या होने वाला है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए? और अगर उन्होंने इक्वल इक्वल बोला है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन पॉइंट, बरोबर। अब अब आपको समझ में आया कि उन्होंने पहले से आपको बी बिट में कोवरायन्स बिटवीन स्टॉक्स क्यों बोला था? कळलं का तुम्हाला ते का सांगितलं त्यांनी का? अब तुम्हें चाहिएगा ना आर बिटवीन टू स्टॉक्स। अगर वो कोवरेंस बिटवीन टू स्टॉक्स ना होता तो आर बिटवीन टू स्टॉक्स कैसे निकलते? बराबर है एवरीबडी। तो मुझे बताइए ये फॉर्मूला में मैं अगर कोवेरेंस लिख दूं, अभी ये जो मैं अभी 2 लिख कर रुका हूं, इसमें अगर मैं कोवेरेंस लिख दूं तो मुझे अब सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ वेट्स लिखने पड़ेंगे। अरे क्योंकि आपको तो मालूम है ना अपना फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। तो अगर मैं कोवेरिएंस ऑफ ए बी लिख दूं तो आर ऑफ ए बी इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। अब मतलब ये तीन चीजें गायब हो जाएगी अगर मैं उसके जगह पे क्या कर दूं, कोवेरिएंस लिख दूं। क्या ये सबको समझ में आया? तो अभी थोड़ा देखिए इधर, ध्यान से देखिए। मेरे को वेट्स क्या लेने पड़ेंगे? 0.33, 0.33, और बस क्या लिख देना पड़ेगा? कोवेरिएंस विच इज हाउ मच। वेरी गुड। अब मैं अगर इधर लिख रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 0.33, 153 पॉइंट। और अगर मैं यहां पर लिखता हूं, राइट, सो मैम मुझे वो 6 नंबर्स चाहिए, पहला बताइए। अब सब लोग सेकंड थर्ड करके रखेंगे, फर्स्ट कोई नहीं करेगा। कितना मैम? हाँ, हाँ, 17 पॉइंट, हाँ, 53, बस। एंड बता दीजिए फाइनल आंसर। कौन सा? ये कितना आ रहा है? परफेक्ट, मेरा टैली नहीं हुआ ना, देख लेना तुम। बताइए कितना आ रहा है? 14.1, परफेक्ट है एवरीबडी। तो चलिए लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, दैट्स योर सी बिट।
सबका हो गया। उसमें अब फोर्थ बिट क्या है? फोर्थ बिट कहता है क्या आप एक पोर्टफोलियो बीटा निकाल सकते हो अगर सब में इक्वल इक्वल इन्वेस्ट किया हो तो? क्यों नहीं निकाल सकते? सो डी बिट, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। सो पोर्टफोलियो बीटा बताइए, ए का बीटा कितना है? 0.8 इंटू 1/3। उसका बीटा कितना है? इंटू 1/3 into 1/3, you will get a portfolio beta 0.844। आ रहा है सर 0.84? डन मैम। और क्वेश्चन नंबर ई कहता है क्या आप बता सकते हो सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक कितना रहेगा? अब सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक कैसा निकालेंगे यहाँ पर? ये तो अब दिक्कत वाला काम पड़ गया। आप समझ रहे हैं दिक्कत क्यों पड़ी? वो समझ में आया। यहाँ तो कोई ऐसा कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन निकलेगा नहीं क्योंकि 3 स्टॉक है। करायचं कसं? तर इकडे बघा, अब सिस्टमैटिक रिस्क का ऐसा फॉर्मूला क्या दिया है मैंने आपको? थोड़ा सोचिए, मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया है? बस मैंने आर स्क्वायर ही दिया सर। भगवान से डरो। मैंने आपको फॉर्मूला दिया सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। सच है कि नहीं बताओ? क्योंकि आप आर स्क्वायर से सिर्फ परसेंटेज निकालते हो, बट अगर आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक रिस्क निकालना है तो आप क्या करते हो? वेरिएंस निकालते हो। और वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू आर स्क्वायर, ऐसा सिखाया है मैंने आपको। ये एक फॉर्मूला दिया है मैंने। अब देखो, ये कभी मालूम भी नहीं पड़ा कि एक फॉर्मूला था, बट आपको मैंने ऐसे लर्न करा दिया। अब ध्यान से देखो, एक और एक चीज देता हूं। सबको मालूम है आर की वैल्यू है ऐसा, आर की वैल्यू है। आर की वैल्यू को अगर मैं उस इक्वेशन में पुट करूं तो वो ऐसा हो जाएगा। क्या सबको समझ रहा है? वो पागल हूं मैं, कितने भी फॉर्मूला बना सकता हूं। तो ये इक्वेशन 2 में ये क्या फॉर्मूला बाहर निकल कर आ रहा है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये एक दूसरा फॉर्मूला निकाल दिया मैंने। ये पहला फॉर्मूला था। जो स्क्वायर्स बन रहे हैं वो दूसरा है। अब आप बोलोगे सर ना पहला काम आ रहा है ना दूसरा काम आ रहा है, क्या फायदा तेरे फॉर्मूला निकाल कर? दूसरा भी तो कहाँ काम में आ रहा है क्या आपके पास ऐसा पूरे पोर्टफोलियो का कोवेरिएंस? ऐसा कुछ है ही नहीं। कैसे निकालोगे? अब इधर ठीक है, नहीं है। क्या ये फॉर्मूला है हमारे पास? तो ऐसा लिखूं, therefore r is equals to बीटा क्या क्या मालूम पड़ा क्या? वो जब उधर जाता है तो यस। अब यही वैल्यू आर की उस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? समझ गए क्या भूलो रे? यस। तो फॉर्मूला क्या बन गया? और अब ये हमारे पास है बिकॉज मेरा पूरे पोर्टफोलियो का बीटा मेरे पास है और मेरे पास मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन भी है। आ गया सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक बीटा का अभी आपने बीटा निकाला था, क्या दर है बीटा? 0.844। 0.844 का स्क्वायर इनटू मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 15 का स्क्वायर।
बोलो। 160.28 सबका ये आ रहा है क्या? और टोटल रिस्क इज नथिंग बट वेरिएंस, और मेरा तो अभी तो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला था 14.1, सो 14.1 का स्क्वायर, टोटल रिस्क कितना आ रहा है? 198, 197, 198.81. Therefore, unsystematic risk will be total risk minus systematic risk. That will be कितना सही था आज। अगर आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, 4 सम भी नहीं हुए अभी तक, बट एक से एक सम और इजी, बट ऐसे नए नए फॉर्मूला मिलते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ईबिट कैलकुलेशन ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, कैलकुलेशन ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। और पहला जो मैंने फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है, स्क्रीन पे लिखा है, ऐसा इसको इक्वेशन 1 दे दो, फॉर्मूला 1 दे दो, और अब उसके नीचे अपन एक अलग पेन से क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ आर, है कि नहीं? दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ आर, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। कल जाके तुम घर पे ऐसा ना बोलो कि अरे आर तो है ना, इतने आर निकाले, क्वेश्चन में पहले से 3 दिए थे फिर हमने अलग से निकाले। आपको आर किसका चाहिए? पूरे पोर्टफोलियो का मार्केट के साथ कोरिलेशन चाहिए, है ना? अब मैं जो कंसेप्चुअली स्ट्रांग है वही समझ पा रहे हैं बराबर एवरीबडी। हमें कौन सा आर चाहिए? पोर्टफोलियो का मार्केट के साथ चाहिए। तो पहले तो आपने इक्वेशन 1 लिखा, उसके नीचे ऐसा लिखना है, बट वी डोंट हैव आर, एंड यू नो व्हाट आर ब्रैकेट में लिखिए, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द पोर्टफोलियो एंड मार्केट। भाई मेरे पास है ना, जो क्वेश्चन में आर दिए ना, वो एक एक स्टॉक का मार्केट के साथ है ना? और जो आपने कोवेरिएंस निकाला वो आर किसके बीच का है? स्टॉक और स्टॉक के बीच का है। मेरे को कौन सा आर चाहिए? पूरे पोर्टफोलियो का मार्केट के साथ चाहिए। तो वो आर तो है ही नहीं मेरे पास, वी डोंट हैव आर विच इज बिटवीन पोर्टफोलियो एंड मार्केट। सो नेक्स्ट लाइन, बट वी नो दैट, but we know that r is equals to covariance upon standard deviation of x into standard deviation of y. We know that r is equals to covariance upon standard deviation of x into standard deviation of y. तो नीचे लिखेंगे putting the value of r in equation 1, putting the value of r in equation 1 we get, so what will you get? Check on the screen. We get this, अलग पेन से ऐसा काटना तो लोगों को लगेगा गलत हो गया कुछ, तो क्योंकि ये क्वेश्चन में आपने जानबूझ से भी कैंसिल किया है ना। बातें करना नहीं, डन। आपको ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, दूसरा फॉर्मूला मिल गया। उसके नीचे ऐसा लिखना भी लिख सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? कोवेरिएंस किधर है? बिकॉज वी डोंट हैव कोवेरिएंस। आपको समझा ना? आपको मैं ऐसे ये सम के बहाने 3 फॉर्मूला दिया, इसलिए मैं ऐसा टाइम पास कर रहा हूँ कि ये नहीं है इसलिए ऐसा, ये नहीं है इसलिए ऐसा, डेरिवेशन पे डेरिवेशन ऐसा। फिर नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर but we know that beta is equals to, but we know that beta is equals to r into standard deviation of x upon standard deviation of y. Therefore r is equals to beta into standard deviation of y upon standard deviation of x.
So putting the value of r, we get what you get. We get equation 3, formula 3 is on the board. Therefore सिस्टमैटिक रिस्क भी आ गया और अनसिस्टमैटिक रिस्क भी आ गया. निकाल लीजिए. अच्छा था ना क्वेश्चन? It's a very nice question. You will not go for your exams before revising this question. ये करके जाना है. आ गया तो मतलब अपन ही विजय विजय. और बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन ये. बढ़ना के सर? बढ़ी. सो आपने मेरे को 60 से 64 एक ऐसा एक बैंड पूरा दिया था. यू फिनिश दैट. आई वांट यू टू कम टू दैट क्वेश्चन व्हिच यू सेड. सेम आज वो कैरेक्टरिस्टिक लाइन वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 101. क्वेश्चन नंबर 101. अब आपको समझ में आया वो व्हाई वाज इट? यस. सो क्वेश्चन नंबर 101 सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 101. चलो कैरेक्टरिस्टिक लाइन पर. क्वेश्चन 101. अभी फॉर्मूला की बात निकली है तो मैं आपको अब इसमें और एक फॉर्मूला देना चाहूंगा. ध्यान से देखिए. अब मेरे को बताओ, जब आपको निकालना होता है तो आप कितनी सारी चीजें निकालते हो, है ना? इधर देखो. आप क्या क्या करते हो? जैसे आप लिखते हो ईयर, फिर आप लिखते हो एक्स, फिर आप लिखते हो वाई, फिर आप क्या करते हो? एक्स माइनस एक्स बार, फिर आप करते हो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर आप करते हो वाई माइनस वाई बार, फिर आप करते हो वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, और फिर आप करते हो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार. अब इतनी सारी कॉलम्स बनाते हो. ये सारी कॉलम्स जब खत्म हो जाती है तो यहाँ पर आपको एक टोटल आती है. ये आपको एक्स बार देता है, ये आपको वाई बार देता है, और ये आपको आंसर आता है, और ये भी आंसर आता है. इससे आपका कोवेरिएंस निकलता है. 10 इयर्स का डेटा दिया है ना. और इससे आपको निकलता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, और ये आपको हेल्प करता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक. फिर कहीं जाकर आप क्या करते हो? आर निकालते हो. ऐसा. क्योंकि आर तो चाहिए. आर के बिना क्या नहीं निकलेगा? बीटा नहीं निकलता है. और फिर बीटा निकलता है ऐसा. यस और नो. इतना सारा आप करते हो तब जाके आपको बीटा निकालता है. और आपने शिद्दत से अब तक सारे सब में ऐसा किया भी. हैट्स ऑफ टू यू. मैंने पहले आपको ये इजी वाला तरीका बताना चाहिए था. क्यों नहीं बताया मैंने? मन में कोई गाली देगा नहीं. अब आपको एक इजी रास्ता कैसे बता सकते हैं, पहले देख लीजिए. सबको मालूम है कि बीटा इज इक्वल्स टू आर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. एंड आपको ये पता था अब तक कि आर की तो वैल्यू कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. अगर आप आर की वैल्यू इसमें डाल दें तो आपका फॉर्मूला बनता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. ऐसा.
दिस रिजल्ट्स इनटू ऐसा और ऐसा, दिस रिजल्ट्स इनटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ये भी बीटा का फॉर्मूला है। अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रियलाइज्ड this formula has reduced your work by 50%. You know what? नंबर वन, थोड़ा स्क्रीन छोटा करता हूं शायद सारी चीजें आ जाए, ध्यान से देखिए। आपका वो वाला फॉर्मूला में आपको आर चाहिए ही नहीं है क्या? मेरे वो फॉर्मूला में आर, तो आर का कार्यक्रम खत्म हो गया। अच्छा वो छोड़, आर तो ठीक है, आर तो गया ही गया। मेरे वो फॉर्मूला में कभी भी मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स भी नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हो ये सब? ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। सिर्फ और सिर्फ मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन लेने का और कोवेरियंस निकाल के स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक को बाईपास कर देने का, आर को भी बाईपास कर देने का, सीधा जाने का बीटा पे। सिर्फ क्या निकालने का? कोवेरियंस और मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन। खाता क्लियर है? पक्का? एवरीबॉडी? ये किसका फॉर्मूला है? बीटा का फॉर्मूला है ये, बरोबर है। अब आपको काफी समय लग जाएगा और समय लगते लगते अटेम्प्ट आ जाएगा। इस दिक्कत में मैं क्यों ऐसा करता हूं हर बैच में, पहले क्यों नहीं बता देता, और जानबूझ से वही लेक्चर में क्यों बताता हूं जिस लेक्चर में मैं रिग्रेशन लेता हूं, जिस लेक्चर में मैं सिस्टमैटिक रिस्क के भी अलग अलग फॉर्मूला बताता हूं, और उसी सेशन में इसका भी शॉर्टकट दे देता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे एक ही लेक्चर में आपको मार देना है ना, ये मेरा पर्पस ही नहीं है। पर्पस है, इधर देख, सिस्टमैटिक रिस्क का एक फॉर्मूला है कोवेरियंस स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ये देता है सिस्टमैटिक रिस्क, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर। लेकिन बीटा निकालना हो तो फॉर्मूला है कोवेरियंस अपॉन मार्केट का स्क्वायर। मतलब बच्चे को जरूरी है बताना एक ही सेशन में कि अगर न्यूमरेटर का कोवेरियंस स्क्वायर लिया और नीचे भी मार्केट का स्क्वायर लिया तो वो बीटा नहीं आएगा, वो सीधा सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। और चुपचाप से अगर आपने न्यूमरेटर में स्क्वायर नहीं किया, सिर्फ कोवेरियंस किया, तो आपको सिस्टमैटिक रिस्क नहीं आएगा, बीटा आएगा। बताइए, एकदम पावर पैक समझ में आया? ये साथ में कोरिलेट हो जाता है। आज तो 100 पेजर के 100 पेज खत्म हो ही जाने चाहिए घर जाकर, अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए तो। बरोबर है मैम? तो ये क्वेश्चन नंबर 101 जो हम कर रहे हैं, यस और नो, इसमें आपको मैं अगर ये इतनी कॉलम्स बता रहा हूं तो ये कॉलम्स में आपको समझाना, आपको x माइनस एक्स बार फिर भी क्यों बनाना है। वेरी गुड, खतरनाक लगा रहा है वो लड़का दिमाग। कोवेरियंस कैसे निकलेगा नहीं तो। और इसकी असली टाइम सेविंग कब होती है मालूम है? जब डेटा एक्स एंटी हो, क्योंकि एक्स एंटी में तो फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर पी इंटू एक्स माइनस, तो फिर बहुत लंबा चला जाता है, फिर वो बहुत सारे कॉलम्स हो जाते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आपको बचा लेता है। बट आपको ये समझना है फॉर्मूला कब बचा लेता है। आपको आर भी नहीं निकालना है, स्टॉक के स्टैंडर्ड भी नहीं निकालना है, सीधा बीटा पे जाके फेंक देता है। और वहां से भी डायरेक्ट बाईपास करना है सिस्टमैटिक पे, तो भी सिस्टमैटिक पे जा सकते हैं। आपको वो डिटर्मिनेशन के चक्कर और वो हाईवे भी नहीं पकड़ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एकदम, ये गूगल मैप में भी नहीं है ऐसा वाला। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या हम कर पाएंगे एवरीबॉडी? चलिए स्टार्ट कैलकुलेटिंग।
चलिए, सो अब मुझे बताइए, सबने कैलकुलेट किया, वेरी गुड। एक्स बार का वैल्यू बताइए। 15। वाई बार 12। अच्छा, अब मेरे को मालूम है ना, मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक चाहिए ही नहीं। यस और नो? मेरे को क्या चाहिए? डायरेक्ट y माइनस वाई बार का स्क्वायर का टोटल दे दीजिए, 70, और उससे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ रहा है मार्केट का? 8.40%। ओके, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार की टोटल 357। सो 357 डिवाइड बाय 10, 35.7 बराबर है। अब आपका वो एक तरह से कहना है, टेस्ट चेक भी हो जाएगा। सो डायरेक्ट बीटा पे हम लोग जंप कर रहे हैं। कोवेरिएंस है 35.7, और आपने मार्केट का मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन दिया 8.4 का स्क्वायर। चेक कीजिए क्या सारे रूट्स बराबर जा रहे हैं। सो नाइस मैम, थैंक यू फॉर योर वैलिडेशन। यहाँ पर 35.7 अपॉन 8.4 का स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा? 0.51। बताइए, सारे आंसर्स आपके सामने हैं, एवरीबडी। और उसके बी बिट में मैम क्या लिखा हुआ है? ओहो, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। तो क्या हम कर सकते हैं? चलिए, पुट द वैल्यूज ना, कर लो सॉल्व। एक्स बार क्या है मैम? और बीटा इंटू वाई बार। हाँ, 8 बना लीजिए। कर लिया सबने? दिस इज योर बी बिट। क्वेश्चन 70 बाकी है क्या, देख लो। क्वेश्चन 70। कैसे बच गया है क्या मालूम। क्वेश्चन 70। सो ये वाला याद है आपको? कॉस्ट ऑफ कैपिटल P0 वाले पार्ट में है ये। तो आइए, बीटा दिया है, ग्रोथ रेट दिया है, डिविडेंड दिया है, आरएफ दिया है, आरएम दिया है, और वो कहते हैं कि अगर मेरा मार्केट में 36 रुपीज चल रहा है, तो पहले तो तुम्हारे हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो और बताओ आप एडवाइस करेंगे क्या। बड़ी आपको मालूम है सबसे पहले क्या निकालना है? रिक्वायर्ड रिटर्न। चलिए, आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। व्हाट इज आर एफ? 10। व्हाट इज बीटा? 1.4। व्हाट इज आर एम? 15 माइनस 10,
17%। और फिर अब हमें क्या निकालना है, P0। P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। बताइए मैम, व्हाट इज P0? 48.89। मैम का डॉट 48 आ रहा है। अरे सॉरी, 48, 80 आ रहा है। नहीं, 48, 48। 48 आ रहा है। योर इक्विलिब्रियम प्राइस, सो विल यू एडवाइज देम टू परचेज? यस, वी विल एडवाइज देम। कंक्लूजन लिख लेंगे। वी विल एडवाइज देम टू परचेज एज आर इंट्रिंसिक वैल्यू। We will advise them to purchase as our intrinsic value is greater than the current market price, is greater than the current market price. Perfect, everybody. Come to question number 88. Question number 88. Question number 88. So they have clearly stated your equilibrium return, that is 15. मार्केट का रिटर्न भी 15 है। ट्रेजरी बॉन्ड, बट ये ट्रेजरी बॉन्ड मतलब आरएफ तो दिया है। कोवेरायंस ऑफ मार्केट दे के रखा है और आपको सिक्योरिटी रिटर्न भी दे के रखा है। वो कोवेरायंस के आगे वो परसेंटेज का साइन हटा दीजिए। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.7 दे के रखा है। क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट और सिक्योरिटी निकाल के दे सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे बताइए, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है बट मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले किया था, बताइए आरएफ मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कहना है इससे आरएफ 7% नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट में भाव अभी 140 चल रहा है। 7% अपॉन 140 इंटू 100, 5%। आरएफ मेरे को आ गया। अब मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ।
नाउ कैन आई से उन्होंने खुद ने पहली लाइन में मुझे इक्विलिब्रियम रिटर्न दे दिया है विच इज 15, ठीक है। अच्छा आरएफ आपने निकाल लिया 5, बीटा क्वेश्चन में नहीं दिया है, आरएम दिया है और आरएफ भी दिया है, तो आपको मिल जाएगा बीटा 1 आ रहा है, ओके। और मुझे मालूम है ना मेरे बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड। तो मैं ये सीक्वेंस में चलता हूं, बीटा का फॉर्मूला मैंने अभी क्या सिखाया आपको, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, यस और नो। अब आपका अगर बीटा 1 है, कोवेरिएंस 225 है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई स्क्वायर पड़ा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई स्क्वायर इधर और 225 अपॉन 1 इधर, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कम्स टू 15%। बताइए कितना क्लियर और कितना मस्त सर, बरोबर है ना एवरीबॉडी। एक मिनट, अपने को और एक पूछा है उन्होंने, मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन तो पूछा है, स्टॉक का भी पूछा है, स्टॉक का कैसा निकालेंगे, हे माँ माता जी बोलो कैसे निकालेंगे। अरे अब तो नहीं, अब दूसरा बीटा का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो ना, आर इंटू, इनका डोका नहीं लग रहा बाकी सब लग रहा है, यस और नो। बीटा का फॉर्मूला क्या है 1, आर क्या है 0.75। अब तेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स नहीं है बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट तो है 15, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कम्स टू 20। क्लियर, चलिए करेंगे साथ में। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ आरएफ, कैलकुलेशन ऑफ आरएफ, कैलकुलेशन ऑफ आरएफ। निकाल लीजिए आरएफ। उसके बाद अब रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड रिटर्न के फॉर्मूला से आपको बीटा आ जाएगा, आया बीटा। अब एक बार बीटा आया तो बड़ी ये फॉर्मूला लगाइए बीटा का नया वाला, फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा। क्या फॉर्मूला है बीटा का, कि कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर, सो पुट द वैल्यूज। तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना आएगा 15%। बरोबर, एक बार स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 15% आ जाता है, तो अब ये वाला बीटा का फॉर्मूला लिखिए, और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x भी आ जाएगा विच इज 20%, यस। परफेक्ट, एकदम मस्त। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है देयर आर टू स्टॉक्स एक्स एंड वाई और दोनों का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो सेम है, सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न 10 है और उसका जो बीटा है वो 0.2 है, हाउएवर वाई का रिटर्न 0.4 है। फाइंड आउट कितना रिटर्न होगा वाई का अगर रिस्क फ्री रेट
8% हो। ये क्वेश्चन 31 कैसे रह गया और क्यों रह गया क्या पता। मुझे बताओ क्वेश्चन 31 इज कौन सी चीज के ऊपर? कैन आई से रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो of security A will be equal to reward to risk ratio of security B. Yes or no? Reward to risk ratio of security A is equals to reward to risk ratio of security B. तो फॉर्मूलाज अपने को मालूम है। Yes or no? We have put the formulas. Now get the values. What is the required return of A? What is the return of A? 10%. Ma'am, what is RF? What is the beta of A? What is the beta of B? खत्म ना, sorted. ट्वेल्व परसेंट। Perfect. This was reward to risk ratio, right? Question number 80. Question number 80. क्वेश्चन नंबर 80 कहता है मेरे पास 5 रिस्क फैक्टर्स है, उनकी फैक्टर सेंसिटिविटी भी है और रिस्क प्रीमियम भी है। अगर मैं एपीटी मॉडल फॉलो कर रहा हूं और अगर मेरा आरएफ 4.1 है तो बताओ मेरा रिटर्न कितना होगा। नाउ कैन आई से इट इज वेरी इजी, इट इज आरएफ प्लस बीटा इंटू प्रीमियम प्लस बीटा इंटू प्रीमियम प्लस बीटा इंटू प्रीमियम। यस और नो? ये कैसे रह गया क्या पता। सो रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल्स टू 4.1, that's your RF, and now 0.25 into 2.59 plus 0.3 into 0.66 plus negative 0.5 into this plus 1.6 into this plus this into this. So you should get your answer. इलेवन पॉइंट। आई होप सबने माइनस को बराबर से भाव दिया है, कहीं माइनस की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें माइनस का ही पकड़ में आ सकता है। एपीटी थ्योरी अलग आ रहा है किसी का कुछ? अलग आ रहा है मैम। सी ओनली द सेकेंड वन विल बी इन नेगेटिव, रेस्ट ऑल आर इन पॉजिटिव। सिर्फ सेकेंड वाला नेगेटिव में है।
क्या बोले, सब करके जाना। नहीं, से फोन आ रहा। डन है, पक्का। ओके, दैट्स इट।